यार ये जो बैठक हुई है और साथ ही आपको बता दें कि जो नतीजे आए हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी उसको लेकर चिंतित भी नजर आई है। और देखिए यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को उम्मीद थी कि एक अच्छी बहुमत यहां पर मिलेगी, अच्छी सीट, जिस तरीके से बीजेपी 80 का 80 नारा लेकर चलती हुई नजर आ रही थी और उम्मीद थी कि भी 60 से 80 तक बीजेपी को सीटें मिल जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर बीजेपी के लिए जो परिणाम आए हैं वो कहीं ना कहीं चिंतित करने वाले हैं। और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मनोज हमारे सहयोगी बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। देखिए जिस तरीके से उम्मीद बीजेपी लगाए हुए बैठी थी, ठीक उससे विपरीत नतीजे कहीं ना कहीं इस बार चुनाव में देखने को मिले हैं। पश्चिमी यूपी का क्या हाल रहा, देखिए हम सभी ने देखा कि 2019 में जो नतीजे जिस तरीके के सामने आए थे, पहले फेज के जो सीटें थी उसमें से 5 सीटें जो थी वो बीजेपी के, पहले फेज में 5 सीटें बीजेपी को उस पर झटका लगा था और ठीक उसी प्रकार इस बार भी देखने को मिल रहा है। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं उन्हें देखा जा सकता है 2022 के विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए उनके परिप्रेक्ष्य में ही बीजेपी ने यहाँ के लिए बहुत सारी तैयारियां की, जिनमें से एक बड़ी जो फेरबदल था वो ये था कि यहाँ पर जो राष्ट्रीय लोकदल है उसको अपने साथ बीजेपी ने लिया और उसके लिए बहुत रणनीतिक तरीके से एक जो स्ट्रेटेजी थी उस पर काम किया गया। लेकिन बावजूद इसके जो लोगों का गुस्सा था वो बिल्कुल कम नहीं हुआ और आपने देखा होगा कि अमूमन ऐसी जो समस्याओं की, मुद्दों की बातें हैं वोटर नहीं करते थे, लेकिन जहां जहां वोटरों ने बात की वहां पर बेरोजगारी की समस्या सामने आई। इसके अलावा जो अग्निवीर की भर्ती है उसको लेकर समस्याएं सामने आई। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पेपर लीक हुए वो समस्या सामने आई। किसानों की जो बदतर स्थिति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है वो भी जो दिक्कत थी वो सबने देखी, सबने सुनी। लेकिन जो बीजेपी के लोग थे इसको चुनावी मुद्दे मानने के लिए तैयार नहीं थे और उसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बुंदेलखंड तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी को नुकसान हुआ, अगर वक्त रहते चेतते तो कुछ इसके लिए सॉल्यूशन निकाले जा सकते थे, कुछ हल निकाले जा सकते थे, लेकिन उसके ऊपर काम नहीं किया गया। चारों तरफ जो नाम है वो मोदी का चलता रहा और जो प्रत्याशी चुनाव में खड़े किए गए, खास करके ऐसे प्रत्याशी जो दूसरी या तीसरी बार चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने भी बस यही सोच लिया कि उनको मोदी और योगी के नाम से वोट मिलेगा। लेकिन उनकी जो पिछले 10 साल की या 5 साल की परफॉर्मेंस थी वो बहुत ज्यादा घटिया थी, खराब थी। उनका जनता से कोई भी वास्ता नहीं रहा, वोटरों से उनका जो कम्युनिकेशन था वो बहुत ज्यादा बेकार था, जिसकी वजह से लोग मन में ये बात रखते रहे और उन्होंने वोट की चोट करके इसका जवाब बीजेपी को दिया है। ये जो नुकसान पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ है इसके लिए निश्चित तौर पर जो बीजेपी का संगठन है और खास करके जो नेता टिकट बांटने में इन्वॉल्व थे, जो नेता सर्वे करने में इन्वॉल्व थे, जो नेता एमपीज के रिपोर्ट कार्ड लाने में इन्वॉल्व थे, उन सब का इसमें पूरी तरीके से जिम्मेदारी बनती है। जी ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए। मनोज, मैं आपसे समझना चाहूंगा, बुलंदशहर पर तो बीजेपी ने परचम लहरा दिया, लेकिन आस पड़ोस की सीटें जो थी, चाहे हम बदायूं को लेकर बात कर लें, संभल को लेकर बात कर लें, मुरादाबाद को लेकर बात कर लें, इन सीटों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो जादू था, जो रणनीति थी, वो चली नहीं। जी प्रियव्रत बता दें, कहीं ना कहीं जो बुलंदशहर में जो बीजेपी की जीत हुई है, पिछली बार 2014 की बात कर लें, 2019 की बात कर लें, कहीं ना कहीं जो बीजेपी थी वो 2,90,000 से जीती थी, लेकिन अब तक कम हो गया, 2,75,000 से आपके डॉक्टर भोला सिंह जीते हैं। आस पड़ोस की सीट की बात कर लें, आस पड़ोस में जो सीट है वो कहीं ना कहीं जो अग्निवीर है, एक जो जिस छात्र से अगर जिस जो अग्निवीर की भर्ती देख रहा है उससे बात करने की कोशिश करें, उनका एक शब्द होता है क्या, जो सरकार में आता है, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, वो 5 साल के लिए जाता है और हम जो देश की सेवा के लिए जाएंगे वो हम 4 साल के लिए नियुक्त किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको लेकर के बहुत बड़ा फर्क है। और रही बात और बीजेपी की जीत का कारण है सबसे ज्यादा जो डमी कैंडिडेट उतार दिए यहाँ बुलंदशहर में, चाहे वो बसपा के प्रत्याशी हो चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी ने फिर भी बहुत जोर मारा, दूसरे नंबर पर आए। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता के बीच ना पहुंचना और जनता के बीच जब तक वोट मांगने के लिए ही पहुंचोगे तो आपको वोट पे पहचानेगा कौन कि आखिर कौन यहाँ से कैंडिडेट जीत रहा है।
उसी को लेकर के भी बहुत ठीक है। फर्क पड़ा है। तो बीजेपी पहले से ही तैयारी कर लेती है, तो जगह जगह पहले से ही जाना शुरू कर देती है, तो उसका भी बहुत फर्क पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी को झटका मिला है वो बहुत बड़ा झटका मिला है जी। ठीक है, हमारे सहयोगी नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए। नरेंद्र, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पश्चिमी यूपी में आखिर जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य सीटों की बात कर ले, चाहे मुरादाबाद की बात कर लें, रामपुर की बात कर लें, संभल की बात कर लें, ये वो सीटें रही हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा रहा है। शायद यही वजह रही कि यहां पर चाहे हम रामपुर की बात कर लें, मुस्लिम प्रत्याशी दिया गया, संभल की बात कर ले, वहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी दिया गया, साथ ही सहारनपुर की बात कर ले, वहां पर भी इमरान मसूद का दबदबा हमने देखने को मिला। क्या कुछ लग रहा है, मुस्लिम वोट बैंक इस बार एक साथ नजर आया समाजवादी पार्टी के समर्थन में? बिल्कुल, इसमें कोई गुरेज नहीं है, बिल्कुल साफ तौर से स्वीकार करने में भी और कहने में भी कि जो मुस्लिम थे वो एक तरफा इंडिया गठबंधन की तरफ गए, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हों। उसी का ये नतीजा था कि आप देखेंगे कि कैराना में इकरा जो पहली बार चुनाव लड़ रही थी और पिछले 2 साल से ही सक्रिय राजनीति में है, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी जीत दर्ज की है, बहुत बड़े अंतर से। और यहाँ के जो एमपी थे प्रदीप, उनको हराया है उन्होंने। आपको बताएं कि कैराना के चुनाव में कोई बड़ा चेहरा भी ना तो राहुल गांधी, ना तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया और ना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से आया। इकरा ने वहां पर जमीन पर उतरकर और अपने पूरे बूते खुद के और वहां पर चुनाव लड़ा है। इसी तरीके से इमरान मसूद की अगर बात कर लें तो वहां पर प्रियंका गांधी का एक रोड शो हुआ था और इसके अलावा जो इमरान मसूद है उनको बहुत बड़ी तादाद में जो सहारनपुर का जो ठाकुर वोट है वो मिला है। अलग अलग वर्गों से जो वोट है वो उन्होंने हासिल किया। इसी तरीके से इकरा को जो जाट वोट है वो बड़ी तादाद में मिला है, गुर्जर वोट मिला है, समाज के हर वर्ग का वोट उन्होंने इकट्ठा किया। जहां तक बात कर रहे हैं रामपुर की, तो रामपुर में अब की बार एक ऐसा कैंडिडेट था जिसके ऊपर आजम खां की मोहर नहीं लगी थी। वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी था और वहां पर जो जीत का दायरा है वो आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, करीब करीब 1.5 लाख वोटों से ज्यादा की वहां पर जीत हुई है। उसकी वजह केवल यही थी कि अब की बार वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम वोटों को रोका जाता था वोट डालने के लिए, उस तरह की सख्ती अब की बार नहीं थी। जबकि 2000 माफ कीजिएगा, जो बाईपोल्स था लोकसभा का जिसमें घनश्याम सिंह लोधी जीते थे, उसमें आपने देखा होगा कि बड़ी तादाद में जो पुलिस का इस्तेमाल किया गया था। मुरादाबाद की जो सीट है वहां पर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो है वो समाजवादी पार्टी ने इस्तेमाल किया। बिजनौर से जो रुचि बीरा थी उनको वहां पर लाकर और चुनाव लड़ाया। रुचि बीरा के साथ 2 फैक्टर वहां काम कर रहे थे। एक तो ये कि वो जिस घर में ब्याही हैं वो ठाकुर फैमिली है और वो खुद बेस्ट फैमिली से आती हैं। तो इसके साथ साथ जब उनको मुस्लिमों का साथ मिला तो वहां पर बम्पर वोटों से जीती। जो भीम आर्मी से जीते हैं चंद्रशेखर आजाद, अब उनकी भी मेन स्ट्रीम राजनीति में एंट्री हो गई है इस चुनाव के बाद। वो भी अब संसद पहुंच गए हैं और वो भी अच्छे खासे आंकड़े से। कैसे देखते हैं अब उनकी राजनीति में उनकी एंट्री को? क्योंकि दलित चेहरा मायावती के बाद यूपी में सबसे बड़ा मैं उन्हीं को मानता हूं। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस चुनाव में जो मायावती हैं उनका वोट बैंक भले ही थोड़ा बहुत बचा रहा हो, लेकिन मायावती ने मनोयोग से ये चुनाव नहीं लड़ा और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दबाव में नजर आई। और इस बात को जो वोटर है वो भी एहसास करते थे। इसीलिए जो दलितों का वोट है वो खिसक कर इंडिया गठबंधन को चला गया, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में जो सीटें हैं पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही हैं। अब नगीना से जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की है, उसके बाद ये बिल्कुल साफ माना जाना चाहिए कि आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आजाद दलितों के एक बड़ा चेहरा बनकर सामने उभरेंगे। आपको बताएं कि अभी तक उनको सामाजिक आंदोलनों का नेता माना जाता था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब उन्होंने किसी चुनाव में अपनी जो जीत है वो दर्ज कराई है। जिस तरीके से लोगों का सहयोग उनको मिला है, ये जो सीट थी ये रिजर्व मानी जाती थी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के लिए, लेकिन इस बार वहां से जो बसपा के मौजूदा सांसद थे उनको बीएसपी ने वहां से नहीं लड़ाया और उनको बुलंदशहर भेज दिया। इसके अलावा वहां पर बाकी जो पार्टी के कैंडिडेट थे वो भी बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं थे। जो बीजेपी ने वहां से 3 बार के विधायक अपने ओम कुमार को खड़ा किया था, लेकिन वो भी चंद्रशेखर आजाद के सामने बहुत छोटे नजर आए। तो समझा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद ने एक बड़ी जीत दर्ज करके ये साबित कर दिया है कि अब वो सक्रिय पॉलिटिक्स में भी एक बड़े नेता बनने की ओर अग्रसर है और निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में लोग उन्हें संसद में देखेंगे और जो
जिसकी भी सरकार रहेगी या फिर वो विपक्ष में रहेंगे तो वहां पर एक बड़ी भूमिका में वो नजर ठीक आएंगे। है, प्रबल हमारे सहयोगी अमरोहा से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रबल देखिए, अमरोहा से समाजवादी पार्टी को एक बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि यहां से बीएसपी से निष्कासित हुए दानिश अंसारी को टिकट दिया गया और उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को कि कहीं ना कहीं जीत दिलाएंगे, कांग्रेस की सीट पर वो चुनाव लड़े लेकिन हार गए। क्या कुछ लग रहा है, कौन कौन से मुद्दे यहां पर हावी हुए? प्रबल, आवाज पहुंच रही है आप तक? सर हाँ प्रबल, क्या लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से एक बड़ी उम्मीद थी कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को कि इंडिया गठबंधन को ये अमरोहा वाली जो सीट है वो कहीं ना कहीं वो जीत दिलाएंगे, क्योंकि मौजूदा सांसद थे, निष्कासित कर दिए गए थे बीएसपी से, उम्मीद थी इंडिया गठबंधन को। बिल्कुल, देखिए अमरोहा लोकसभा सीट इसलिए अहम मानी जा रही थी क्योंकि यहाँ पर कुंवर दानिश अली कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि वह बसपा से छोड़कर और कांग्रेस में शामिल हुए थे। राहुल गांधी ने उनको यहाँ पर टिकट दिया था, मौजूदा सांसद थे, लेकिन उसके बावजूद भी वह अपनी सीट नहीं बचा पाए। यहाँ पर दूसरी बार भाजपा से प्रत्याशी थे कंवर सिंह तंवर, उन्होंने जीत दर्ज की है। करीब 27,000 अधिक वोटों से उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं जो जी प्रबल, बात पूरी करिए अपनी। हेलो जी प्रबल, बात पूरी करिए अपनी, आपकी आवाज पहुंच रही है। तो भाजपा प्रत्याशी जो कंवर सिंह तंवर थे, उन्होंने 27,000 अधिक वोटों से यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगर मुद्दों की बात की जाए तो तमाम यहाँ पर मुद्दे थे, चाहे वह किसानों का हित की बात हो या फिर अन्य वह बातें हो, वह यहाँ पर साफ तौर से ज्यादा नजर नहीं आई, क्योंकि पिछली बार से कम वोट यहाँ पर कंवर सिंह तंवर ने प्राप्त किए हैं। करीब 4,76,000 वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जो पिछली बार से भी कम है। पिछली बार कंवर सिंह तंवर को करीब 5,37,000 वोट यहाँ पर मिले थे और इस बार वह कम वोट मिले हैं, क्योंकि जो बसपा प्रत्याशी थे मुजाहिद हुसैन, उन्होंने 1,64,000 वोट दिए, जिसके चलते कंवर सिंह तंवर यहाँ से चुनाव जीत सके। कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक था जिसकी आस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को थी, इंडिया गठबंधन को थी, वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ वोट जो है मुस्लिम वोट थोड़ा बहुत बटा है, लेकिन ज्यादा वोट इसलिए नहीं बट पाया है क्योंकि जो कुंवर दानिश अली थे यहाँ पर, उन्होंने ही मुस्लिम मतदाताओं का वोट लिया है और जो कोर बैंक वोटर था बसपा का, वह वोट सिर्फ मुजाहिद हुसैन को ही मिल पाया है, जिसके चलते जो चुनाव था वह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चला गया, क्योंकि माना जा रहा था कि सीट जो है दानिश अली के कब्जे में जाएगी। शुरू से जो आंकड़े थे उस लिहाज से भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जिस तरीके से सीट में बदलाव हो गया, वह चौंकाने वाले नतीजे यहाँ पर सामने आए। ठीक है, और हमारे साथ हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोकेश, देखिए जिस तरीके से परंपरागत सीट रही है बीजेपी की, उसी तरीके से बीजेपी ने एक बार फिर से इस पर जीत हासिल की है। बिल्कुल, परंपरागत तरीके से लगातार चौथी बार एक सीट नामांकित है और 3 बार लगातार जीत के बाद इस बार के आगे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। और अगर इतिहास की बात करें तो 1990 से लेकर लगातार 4 बार अब 5 एक बार लगातार। ठीक है, ठीक है लोकेश, ठीक है लोकेश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जिस तरीके से जो उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश से जो जनादेश मिलेगा, वो कहीं ना कहीं बीजेपी को नहीं मिल पाया है, और जिसको लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर पीडीए को जो फॉर्मूला लगा था, वो पीडीए का जो फॉर्मूला था समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ने जिसको फॉलो किया था, वो कहीं ना कहीं कारगर साबित हुआ है। और इस बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।